हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और दोस्तों आज की जो फर्स्ट क्लास है वो आपके फर्स्ट टॉपिक यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिशियंस के टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करेंगे और इस टॉपिक के साथ साथ आपकी प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ये जो वीडियो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उन वीडियो के अंदर कुछ इस प्रकार का कंटेंट डाला गया है कि ये कंटेंट आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड होगी उन सब एग्जाम्स के लिए केवल एक क्लास ही आपकी ये काफी है। इन क्लासेस को आपको लेने के पश्चात और इन क्लासेस को आपको पढ़ने के पश्चात मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि कभी भी आपको दोबारा इलेक्ट्रिशियन बैच को खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं इस बैच के अंदर आपको इस लेवल की आपको पढ़ाने की तैयारी करवा रहा हूं। इस लेवल की तैयारी करवाई जाएगी इस बैच के अंदर, जिससे आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। तो दोस्तों, आपको सभी वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है। सभी वीडियो के आपको खुद को आपके हैंड रिटन नोट्स बनाने और उसके साथ साथ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो मैं क्लास के अंदर करूंगा उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपके लिए जैसे ही अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर का एक कंबाइंड टेस्ट रखा जाएगा और वो टेस्ट आपको आपके एप्लीकेशन पर ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस टेस्ट को। और उस टेस्ट को देने के बाद आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि ये चैप्टर आपके समझ में आया है या नहीं आया है, या फिर आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत है या नहीं। उस टेस्ट के अंदर भी आपके जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ही आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रखे जाएंगे। जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाए हैं उन सब क्वेश्चनों को उन टेस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका थ्योरेटिकल, ऑब्जेक्टिव और आपके एग्जाम्स के लिए टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो तीनों की तीनों प्रैक्टिस एक साथ चलती रहेगी। तो दोस्तों, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास को हमको यादगार बनाने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से इसको क्या करना है, हमको कवर करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिशियन टॉपिक के अंदर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं दे रखी है जो बेसिक्स परिभाषाएं से होती है और इन बेसिक्स परिभाषाओं के माध्यम से ही हम आगे की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कवर कर पाते हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं का ही आगे के आपके सिलेबस में इनका उपयोग किया गया। इसके साथ ही इस चैप्टर्स के अंदर कुछ बेसिक्स नियम दिए गए हैं और वो सारे नियम्स आपके पूरी ट्रेड थ्योरी के अंदर काम में आते हैं। इसलिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर में से 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हर एग्जाम्स के अंदर आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक्स को हमको बिल्कुल ही धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझते हुए कवर करना है। एक बार अगर आपको ये डाटा, ये टॉपिक समझ में आ गया तो फिर आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिशियन टॉपिक के अंदर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक्स होता है वो टॉपिक्स होता है पदार्थ। कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों से ही हमारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अपन किसकी परिभाषा देखेंगे, तो सबसे पहले अपन परिभाषा देखेंगे पदार्थ की। किसकी परिभाषा देखेंगे, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका भार होना चाहिए, जिसका एक निश्चित भार होना चाहिए, जो स्थान घेरती हो, जिसका एक निश्चित आयतन होना चाहिए, वो वस्तु ही क्या कहलाती है, आपकी पदार्थ कहलाती है। जैसे अगर मैं ये पेन लूं, ये मार्कर है, ये भी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इस मार्कर का कुछ न कुछ भार है। इस मार्कर को अगर मैं टेबल पे रखूंगा तो कुछ स्थान घेरेगा, इस मार्कर का कुछ न कुछ आयतन है, तो ये क्या हो गया, आपका पदार्थ हो गया।
तो ऐसी वस्तु जिसका निश्चित भार हो, जो स्थान घेरती हो, जिसका आयतन हो, वो वस्तु ही क्या कहलाती है, आपकी पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ की डेफिनेशन समझ में है आपके, ऐसी वस्तु जिसका निश्चित भार हो, जो स्थान घेरती हो तथा जिसका निश्चित आयतन हो, वो वस्तु ही क्या कहलाती है, आपका पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो ऐसी वस्तु, क्या, ऐसी वस्तु जिसका जिसका निश्चित भार हो तथा जो स्थान व तथा जो स्थान घेरती हो तथा उसका एक आयतन हो, उसका एक क्या हो, आयतन हो, वह वस्तु क्या कहलाती है, आपकी पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु क्या कहलाती है, पदार्थ। अब देखिए पदार्थ होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, किसकी चालकता के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के हो गए, चालक, अचालक, कुचालक, वो अलग बात होगी, वो अलग टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब अपन करते हैं ये जो पदार्थ होता है, जैसे मैंने एक ये वस्तु ले ली, इस वस्तु का एक निश्चित भार है, इस वस्तु का एक निश्चित स्थान घेर रही है, इस वस्तु का एक निश्चित आयतन है, तो ये वस्तु क्या बन गई, आपकी पदार्थ। क्या बन गई, पदार्थ। अब इस वस्तु को मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दिया। इस वस्तु को मैंने यहां से काटा या किसी भी हथौड़े की चोट देकर उसको चोट मारकर उसको क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े उसके बना दिए। अगर इस पदार्थ को इन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर मैंने बांट दिया कुछ इस प्रकार से, तो ये पदार्थ अब क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या हो गया, आपका बट गया। जब पदार्थ को अपन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ देंगे तो वो अब बन जाएगा क्या, आपका अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अणु। तो देखिए अणु किससे मिलके बना है, अणु किससे बना है, पदार्थ से। पदार्थ को जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा तो क्या बन गया, आपका अणु। अगर इस अणु को भी मैं और ज्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दूं, क्या इस अणु को भी और ज्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर मैं बांट दूं, बिल्कुल ही बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर बांट दूं, तो वो बन जाएगा क्या, परमाणु। क्या बन जाएगा, वो आपका परमाणु। अब ये परमाणु है, ये परमाणु भी किससे बना हुआ है, पदार्थ का ही भाग है। पदार्थ को छोटे टुकड़ों में बांटा, सबसे पहले बना अणु, अणु को और छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर क्या बना, परमाणु। अब ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु है वो तीन पदार्थों से मिलके बना होता है। परमाणु कितने पदार्थों से मिलके बना होता है, तो ये परमाणु तीन पदार्थों से मिलके बना होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है आपका प्रोटॉन, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो ये जो सारी चीजें मैंने बोर्ड पे बनाई है, ये सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, पदार्थ से। अगर मैं ले लेता हूं कॉपर, क्या क्या ले लिया, पदार्थ ले लिया मैंने, कॉपर। अब इस कॉपर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस पदार्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं कॉपर लिया तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके अलग होंगे। अगर मैंने कॉपर की जगह एल्यूमिनियम ले लिया तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु, ये तीनों का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ के ऊपर। एक पदार्थ के अंदर अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। लेकिन अगर पदार्थ चेंज कर दिया, मैंने कॉपर की जगह यहां पर यदि एल्यूमिनियम का पदार्थ ले लिया, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। यानी कि सभी पदार्थों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये विद्यमान तो रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या का मान, पदार्थ का मान चेंज होते ही क्या हो जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब सबसे पहले अपन एक एक को समझते हैं कि इसके अंदर अणु क्या होता है, फिर अपन समझेंगे परमाणु क्या होता है, फिर परमाणु के अंदर अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। सभी को बिल्कुल धीरे धीरे और एक एक को क्या करते हैं, अपन समझते हैं। तो सबसे पहला जो आपका आता है इसके अंदर, वो सबसे पहला कौन सा आता है, आपका अणु। तो पदार्थ के बाद में कौन आएगा, आपका अणु आएगा। कौन आएगा, अणु। तो देखिए अणु, अणु क्या है,
अणु अभी मैंने आपको समझाया, यदि पदार्थ के मैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दूं तो वो क्या कहलाएगा, अणु। तो पदार्थ का छोटा सा कण क्या कहलाता है, आपका अणु, या पदार्थ के छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है, आपका अणु कहलाता है। अणु क्या हो जाएगा, यह पदार्थ का एक छोटा सा कण होता है। ये पदार्थ का क्या होता है, एक छोटा सा कण, कण न लिख के यहाँ पे टुकड़ा भी लिख सकते हो। तो ये पदार्थ का एक छोटा सा क्या होता है, टुकड़ा। तो पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है, आपका अणु कहलाता है। अब इस अणु की कुछ विशेषताएं होती है, ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि अणु के अंदर क्या क्या विशेषता होती है। ये विशेषता आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है कभी कभी। तो देखिए, अणु की पहली विशेषता क्या है, अणु है वो क्या है, पदार्थ का एक सबसे छोटा कण है। अणु क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो होती है भौतिक क्रियाएं, दूसरी होती है रासायनिक क्रियाएं। भौतिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जैसे हमारे पृथ्वी का मौसम के अंदर जो परिवर्तन होता है, कभी मौसम आपका गर्म हो गया, कभी मौसम ठंडा हो गया, कभी मौसम बारिश का हो गया तो कभी मौसम धूप का हो गया, ये सब परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक। जैसे तापमान बढ़ गया तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन, भौतिक अवस्था उसकी क्या हो गई, चेंज। प्रेशर बढ़ गया हवा का तो भी क्या हो गई, भौतिक अवस्था आपकी क्या हो गई, चेंज। वैसे ही क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों गैसें आपस में जब मिलेगी तो किसका निर्माण हो जाता है, पानी का। किसका निर्माण हो जाता है, पानी का। तो ये रासायनिक क्रियाएं होती है कुछ, और कुछ क्या होती है, भौतिक क्रियाएं होती है। तो आपका ये जो अणु होता है वो इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग ले सकता है। अणु आपका रासायनिक क्रियाओं में भी भाग ले सकता है और भौतिक क्रियाओं में भी भाग ले सकता है। तो अणु के अंदर क्या लिखोगे कि यह भौतिक, क्या, भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में भाग लेता है। दोनों प्रकार की क्रियाओं में तो ये क्या करता है, आपका भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या लेता है, आपका भाग लेता है। कौन, आपका अणु। दूसरा क्या होता है, दूसरी विशेषता क्या है कि यह क्या हो सकता है, आपका यह स्वतंत्र अवस्था, यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। कौन रह सकता है स्वतंत्र अवस्था में, तो आपका जो अणु है वो क्या है, आपका स्वतंत्र अवस्था के अंदर रह सकता है। फिर क्या लिखोगे आप, अगर पदार्थ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा तो वो अणु बन गया, अगर उन टुकड़ों को वापस में मिला दूं तो क्या बनेगा, पदार्थ बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक अणु मिलकर क्या, दो या दो से अधिक अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण, दो या दो से अधिक अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर अगला जो टॉपिक्स आता है आपका, अणु के बाद में कौन सा टॉपिक्स आ जाएगा, आपका परमाणु आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परमाणु। परमाणु क्या है, अणु से भी छोटा होता है। तो अगर अणुओं को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट दूं और बिल्कुल बारीक टुकड़ों के अंदर बांट दूं तो क्या बन जाएगा, आपका परमाणु हो जाएगा। तो यह क्या होता है, तो यह है पदार्थ का, यह है पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ये क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। ये क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। अब इसकी विशेषता देखो, तो इसकी विशेषता मैं यहीं पर लिख देता हूं। इसकी विशेषता, पहली विशेषता तो क्या होगी, देखिए आपका जो अणु है वो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन या दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या कर ले रहा था, भाग ले रहा था। लेकिन आपका ये जो परमाणु होता है ये भौतिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता, यह केवल और केवल रासायनिक क्रियाओं के अंदर ही क्या लेता है, भाग लेता है। तो इसके अंदर लिखोगे यह केवल
रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो यह क्या करता है, तो यह केवल रासायनिक क्रियाओं के अंदर क्या करता है, भाग लेता है। इसकी दूसरी विशेषता लिख देता हूं। इसकी दूसरी विशेषता क्या होगी, देखिए अणु आपका स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन आपका परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए किसी दूसरे परमाणु का क्या लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है, दूसरे परमाणु के साथ इसका बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। तो यह क्या हो सकता है आपका परमाणु, तो यह स्वतंत्र अवस्था में, क्या स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये क्या है आपका, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। फिर आगे क्या रखोगे आप, दो या दो से अधिक परमाणु, क्या दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो या दो से अधिक अणु मिलकर किसका, परमाणु का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं। तो ये जो पदार्थ था वो पदार्थ का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। पदार्थ क्या है, ऐसी वस्तु जिसका निश्चित भार हो तथा जो स्थान घेरती हो उसका एक क्या होना चाहिए, आयतन हो, तो वो वस्तु ही क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा तो बना अणु। तो यह पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसकी विशेषता होती है यह भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या लेता है, भाग लेता है। दूसरी विशेषता है यह स्वतंत्र अवस्था के अंदर भी क्या हो सकता है, आपका रह सकता है। तीसरी है दो या दो से अधिक अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर आता है परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु अणु से भी छोटा होता है। तो यह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और यह केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, यानी कि यह भौतिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता। और ये क्या हो सकता है, आपका स्वतंत्र अवस्था के अंदर नहीं रह सकता। और दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आपके अणु का निर्माण करते हैं। तो आपका ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे परमाणु की संरचना। क्या देखेंगे अपन अब, अगला टॉपिक हमारा आएगा क्या, परमाणु की संरचना। देखिए देखिए परमाणु की संरचना यानी कि हम देखेंगे कि परमाणु के अंदर भी क्या क्या होता है। अभी मैंने बताया था ना, परमाणु के अंदर तीन तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इनको देखेंगे कि ये कहाँ पे होते हैं। तो परमाणु की जो संरचना होती है उसके अंदर जो आपका पहली लाइन आपको लिखनी है वो लिखती है परमाणु का केंद्रीय भाग। क्या, परमाणु का केंद्रीय भाग। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। परमाणु का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, आपका नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहलाता है। यानी कि कोई भी परमाणु होता है उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, नाभिक। अब देखिए नाभिक का जो व्यास होता है, किसका, नाभिक, नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास होता है 10 की घात माइनस के 15 मीटर। नाभिक का व्यास कितना होता है, 10 की घात माइनस के 15 मीटर। जबकि जबकि परमाणु का व्यास, किसका व्यास, परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास होता है क्या, 10 की घात माइनस के 10 मीटर। परमाणु का व्यास कितना होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। और नाभिक का व्यास क्या होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर। आपको लग रहा होगा यहां पर तो घात माइनस 15 है, यहां पर घात माइनस 10 है, तो इसका आकार बड़ा होगा, इसका आकार छोटा होगा। ऐसा नहीं होता। माइनस के अंदर यदि कोई भी घात होती है
तो माइनस के अंदर जो घात बड़ी होगी उसका मान कम होता है, और प्लस के अंदर जो घात बड़ी होती है उसका मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पर इस पर घात ज्यादा है, तो ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि परमाणु के अंदर कौन है, नाभिक है। तो नाभिक का व्यास क्या होता है, 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है, जबकि परमाणु का व्यास क्या होता है, 10 की घात माइनस के 10 मीटर होता है। फिर क्या होता है, इस परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक के चारों ओर, क्या परमाणु में क्या होता है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। फिर क्या होता है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर क्या लगाते रहते हैं, आपके चक्कर लगाते रहते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो कि परमाणु के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो परमाणु में 3 तत्व पाए जाते हैं, या फिर कण बोल सकते हो, 3 कण पाए जाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, पहला क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है आपका प्रोटॉन, और तीसरा होता है आपका क्या, न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर कितने कण पाए जाते हैं, तो परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहता है, आपका चक्कर लगाता रहता है। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 प्रकार की गति पाई जाती है, क्या, इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गति पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन में है 2 प्रकार की गति होती है, जिनमें से एक गति तो होती है आपकी चक्रण गति, एक तो कौन सी होती है, चक्रण, और दूसरी होती है आपकी घूर्णन गति। यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूर्णन तो करता ही करता है, साथ साथ में वो नाभिक के चारों ओर की भी क्या लगाता रहता है, आपका चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की गति पाई जाती है, एक तो होती है चक्रण गति और दूसरी होती है कौन सी, आपकी घूर्णन गति। फिर क्या होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर कहां होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं। नाभिक में कौन कौन होते हैं, तो नाभिक में कौन कौन स्थित होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आपके नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, आपके स्थित रहते हैं। फिर बात आती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर नाभिक कौन से बल के द्वारा बंधे होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में अंतरा आणविक, अंतरा आणविक बल द्वारा, अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने नाभिक के अंदर अंतरा आणविक बल के द्वारा स्थायी रूप से बंधे हुए रहते हैं। वो अगर परमाणु के ऊपर चाहे अपन कितना ही बल लगाए, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगा रहे हैं, आपके चक्कर लगा रहे हैं। अब इन कक्षाओं के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भरने का एक प्रॉपर सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से प्रत्येक कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरने का सूत्र, इलेक्ट्रॉन को
भरने का सूत्र बराबर होता है 2n²। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना इसको। परमाणु के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, उन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरने का सूत्र क्या होता है आपका 2n² होता है। यहाँ पर n बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर n बराबर होता है कक्षाओं की संख्या। n बराबर क्या होता है आपका, कक्षाओं की क्या होती है, संख्या। तो समझ में आया परमाणु की संरचना क्या होती है। तो परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, वो क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कहलाता है। नाभिक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। नाभिक की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक के चारों ओर है जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते रहते हैं, आपके चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति पाई जाती है, एक होती है चक्रण गति, दूसरी होती है घूर्णन गति। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित रहते हैं। ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर अंतर आणविक बल के द्वारा क्या होते हैं, आपके बंधे हुए रहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरने का एक सूत्र होता है, और उसका मान क्या होता है 2n² होता है, जहां पर n बराबर क्या होती है, आपके कक्षाओं की क्या होती है, आपकी संख्या होती है। अब हम क्या करते हैं ना, इस परमाणु की क्या करते हैं, एक संरचना देखते हैं कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखिए आप चित्र के अंदर देख पा रहे होंगे, इस चित्र के अंदर आप परमाणु की संरचना देख पा रहे हो। ये परमाणु के अंदर जो अंदर गोले के अंदर है, ये जो आपको नीले और हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये तो क्या है, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यानी कि ये परमाणु का कौन सा भाग है, तो ये परमाणु का कौन सा भाग है, आपका केंद्रीय भाग। तो परमाणु के केंद्रीय भाग के अंदर क्या क्या स्थित होते हैं, तो परमाणु के केंद्रीय भाग के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके अंदर स्थित होते हैं। फिर इसके चारों तरफ ये जो लाल कलर का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये लाल कलर का बॉर्डर क्या है, आपका दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। तो प्रत्येक परमाणु के अंदर इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार क्या होती है, आपकी कक्षाएं होती है। अब इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर ये जो पीले कलर के हैं, ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर क्या लगा रहे हैं, आपके चक्रण यानी कि घूर्णन कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे आपके घूम रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लगातार इस प्रकार से इन कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। लगातार इस प्रकार से क्या करते हैं, आपके घूमते रहते हैं। तो ये क्या हो गई, आपके परमाणु की क्या होगी, संरचना। समझ में आया। परमाणु की संरचना के अंदर अंदर जो सेंटर पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट के अंदर आपको जो ब्लू और ग्रीन कलर की, जो नीले और हरे रंग की गेंदें दिखाई दे रही है, वो तो परमाणु का नाभिक है। इस नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। फिर इस नाभिक के चारों ओर ये जो सर्किल के अंदर, लाल सर्किल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं है। और हमने देखा था कि दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, ना तो ये घूम रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, अपनी जगह फिक्स रहते हैं। इन पर तो अंतराण्विक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं के अंदर लगातार क्या कर रहे हैं, आपके चक्कर कर रहे हैं। अब क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, और वो संरचना किस प्रकार से होती है उसको भी अपन एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हो इस वाले डायग्राम के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर भी वही आपको परमाणु की संरचना दे रखी है। वही आपके बीच वाले पार्ट्स के अंदर देखिए नाभिक और प्रोटॉन, न्यूक्लियर सॉरी न्यूट्रॉन और क्या है, प्रोटॉन है। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो अपनी जगह फिक्स है। देखिए नाभिक के अंदर अपनी जगह एक ही जगह पर फिक्स है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर एक ही जगह पर रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन देखिए, पहली वाली जो कक्षा है, नाभिक के पास वाली जो कक्षा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने गेंद घूमती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर आपको 2 गेंदें घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। ये 2 गेंदें हैं, ये पहली कक्षा होती है। नाभिक के पास वाली जो कक्षा होती है वो क्या होती है, पहली कक्षा होती है। और पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरने का सूत्र क्या होता है, आपका 2n²। n बराबर क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इस कारण पहली कक्षा के अंदर केवल कितनी गेंदें घूम रही है, 2। ये गेंद क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा के अंदर जब आप काउंट करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8। तो इस प्रकार से ये 8 इलेक्ट्रॉन लगातार इस कक्षा के अंदर क्या कर रहे हैं, आपके घूम रहे हैं।
जबकि तीसरे वाले डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, केवल 3 गेंदें दिखाई दे रही है, यानी कि केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी कक्षा के अंदर क्या कर रहे हैं, लगातार चक्कर लगाते रह रहे हैं। तो संरचना समझ में आई कि आपको? इस एनिमेशन की सहायता से मैं आपको परमाणु की संरचना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर किस प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। तो देखिए परमाणु का केंद्र है, इसमें जो ये गेंदें दिखाई दे रही है लाल और जो आसमानी कलर की, ये तो प्रोटॉन और क्या हो गए, न्यूट्रॉन। ये तो नाभिक के अंदर बंधे हुए अंतराण्विक बल से। फिर इन नाभिक के चारों तरफ गोल आकार में दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होगी, उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहे हैं, आपके चक्कर लगा रहे हैं। समझ में आई ये चीजें? इस चित्र के माध्यम से आपको कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर आपको ऐसे ही एनिमेशन वीडियो के अंदर आपको बीच बीच में स्क्रीनशॉट लगा के सारे टॉपिक्स आपको समझाया जाएगा तो आपके हर टॉपिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, जब अपन मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर्स, जो भी सिंक्रोनस मोटर्स है, आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे, मशीनें आएंगी, जब उन मशीनों के ऐसे एनिमेशंस के वीडियो आपके सामने रखे जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक्स है वो बिल्कुल आपका जीरो लेवल से क्लियर हो जाएगा। एक एक टॉपिक्स को आपको अंदर तक खोल के बताएंगे इसके अंदर। समझ में आया? तो इस बार मैं क्या कह रहा हूं, इस बार आपको जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो कुछ इस प्रकार के मैटर्स के साथ बनाए जाएंगे कि ये वीडियो अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की दोबारा पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं छोड़ने वाला। आपको यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर कराया जाएगा। हर टॉपिक्स के आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर टॉपिक्स को आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, हर टॉपिक्स को आपको एनिमेशंस की सहायता से समझाया जाएगा। एनिमेशंस की सहायता से हर टॉपिक्स को आपको क्लियर किया जाएगा। तो अब देखिए वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए परमाणु के अंदर क्या देखा हमने, परमाणु का अंदर एक केंद्रीय भाग होता है और परमाणु के केंद्रीय भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से क्या होते रहते हैं, आपके घूमते रहते हैं। अब देखिए इसमें एक एल्यूमिनियम की आपको परमाणु की संरचना बताई थी, उसको मैं यहां पर भी सॉल्व करके बता देता हूं कि वो एल्यूमिनियम की परमाणु की जो संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई थी। तो देखिए परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, परमाणु का क्या होता है, एक केंद्रीय भाग होता है। और उस केंद्रीय भाग के अंदर कौन कौन स्थित होते हैं, तो हमने देखा था परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, उसके अंदर स्थित होते हैं। यही होता है, लिखा हुआ है आपका। फिर क्या होता है, परमाणु के चारों तरफ क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। तो ये परमाणु है, इस परमाणु के चारों तरफ मैं क्या बना देता हूं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं बना देता हूं। जैसे ये पहली कक्षा हो गई, ये कौन सी कक्षा हो जाएगी, आपकी दूसरी, और ये कौन सी कक्षा हो जाएगी, आपकी तीसरी कक्षा हो गई। तो ऐसे परमाणु के चारों तरफ क्या होगी, आपकी ये दीर्घवृत्ताकार क्या होगी, आपकी कक्षाएं। देखिए अब देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको किसका, एल्यूमिनियम का, क्योंकि अभी डायग्राम के अंदर वो चित्र देखा था सेकंड वाला, वो किसका था, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक, 13। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 13, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 13। तो एल्यूमिनियम का जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। और जो आपका परमाणु होता है वो उदासीन जब होता है, जब उदासीन होता है, जब उस परमाणु के ऊपर कोई भी बल नहीं लगाया जाता है, उस कंडीशन में उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान क्या हो जाता है, बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन परमाणु जब आयनित हो जाता है, जब परमाणु आवेश युक्त हो जाता है, तो उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है, जो अपन आगे समझेंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो परमाणु की संरचना समझा रहा हूं वो ये मान के समझा रहा हूं कि ये परमाणु उदासीन है, और उदासीन परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। यानी कि एल्यूमिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 13। अब इन 13 इलेक्ट्रॉन को अपन इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर क्या करना है, भरना है। ये नाभिक है, नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा को लिखते हैं अपन के से, उसके बाद में एल से, उसके बाद में एम से, और उसके बाद में अगर कोई और कक्षा बनेगी तो उसको किससे लिखेंगे अपन, एन से। यानी कि परमाणु की नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं होती है उनको के, एल, एम, एन इन अक्षरों से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। फिर आपसे यहां से सवाल पूछा जाता है
कि परमाणु के पास वाली जो कक्षा है, जो सबसे पास वाली कक्षा कौन सी होगी, जो नाभिक के पास होगी वो पास वाली कक्षा होगी, वो प्रथम कक्षा होगी। तो जो K वाली कक्षा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, प्रत्येक इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर प्रत्येक के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहती है, फिक्स। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए या फिर बाहर अपन ने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा, उनकी संख्या क्या होती है, फिक्स। और उस संख्याओं को अपन कौन से सूत्र से निकालते हैं, तो उन संख्याओं को अपन 2n स्क्वायर सूत्र से निकालते हैं। अब निकाल के देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, 2n स्क्वायर है। अब मेरे को K के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो K बिल्कुल नाभिक के पास है, तो K की संख्या कितनी होगी आपकी, एक। ये कौन से नंबर की कक्षा होगी, 2 नंबर की। ये 3 नंबर की, और ये कौन से नंबर की हो जाएगी आपके, 4 नंबर की क्या हो जाएगी, कक्षाएं हो जाएगी। तो n बराबर क्या था, कक्षाओं की संख्या। तो K के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने लिखा 2 और यहाँ पर लिखा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 को यदि 2 से गुणा किया तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। कितना आ गया, 2। यानी कि जो K वाली कक्षा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 2। इस कारण उस चित्र के अंदर आपने देखा हो तो K वाली कक्षा के अंदर केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे। केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे ये वाली दिख रही है आपको, पहली वाली K वाली कक्षा। इस K वाली कक्षा के अंदर अभी आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ पर, तो इस वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर क्या कर रहे हैं आपके, घूम रहे हैं। ये वाले देखिए K वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो अंदर वाली कक्षा जो नाभिक के पास वाली कक्षा है उसके अंदर केवल कितने ही इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इससे अगली वाली कक्षा के अंदर देखते हैं कि इससे अगली वाली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो अगली मतलब L वाली कक्षा। L वाली कक्षा के लिए n का मान अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं n की जगह यहाँ पर कितना रख दूंगा, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और 4 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो इस वाली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8। यानी कि अब इस वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो इस वाली के अंदर भरे जाएंगे भैया 8 इलेक्ट्रॉन। कितने भरे जाएंगे, 8। तो ये अब 8 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस कक्षा के अंदर क्या करते रहेंगे, आपके घूमते रहेंगे। फिर अगर तीसरी कक्षा की बात की जाए तो देखिए अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 13। कितने हैं अपने पास, 13। अब मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो भरूंगा। तो मेरे पास 13 थे, पहली में मैंने 2 भर दिए, दूसरी के अंदर मैंने 8 भर दिए। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब मेरे पास कितने बचे, केवल 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये आपके अंतिम कक्षा के अंदर क्या हो जाएंगे, आपके भरे जाएंगे। बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भाई है तो अपने पास 3, इसलिए अपन ने तो 3 भर दिए। लेकिन क्या 3 से ज्यादा भी भर सकते हैं क्या, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए n की जगह अब कितना रखेंगे अपन, 3। तो बताइए 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। और जब 9 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 18। यानी कि तीसरी वाली कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो तीसरी वाली कक्षा के अंदर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपन भर सकते हैं। लेकिन भर तो 18 सकते हैं, लेकिन अपने पास है कितने, 3। इस कारण इसके अंदर अपन ने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये क्या हो गई आपके एल्यूमिनियम की क्या हो गई, परमाणु संरचना। अगर चौथी कक्षा के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो कुछ नहीं करना है, n की जगह कितना रख देना है, 4 रख देना है। और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। और 16 को यदि 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 32। यानी कि चौथी वाली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, आपके 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो प्रत्येक कक्षाओं के अंदर 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से इन कक्षाओं के अंदर क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ में आई, परमाणु की संरचना आपके समझ में आ गई। इस परमाणु की संरचना में किसी को भी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपकी यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, देखिए अपन को बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, अपन को ये नहीं कि इस टॉपिक्स को जल्दी से जल्दी कराना है। देखिए अगर आप एग्जाम्स के अंदर आपके मान लो सिलेबस के अंदर 24 चैप्टर है
और 24 चैप्टर के अगर आप पूरे को ढंग से ना पढ़ के अगर 20 चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन वहां पर 100% हो जाता है। लेकिन आपने 24 के 24 चैप्टर को कुछ छोड़ा कुछ पढ़ा, एक चैप्टर लिया उसमें से आधी चीजें छोड़ दी, आधी चीजें पढ़ रहे हो और ऐसे आप सिलेबस क्लियर कर रहे हो और गलती से आपने जो टॉपिक्स छोड़े हैं उन्हीं टॉपिक्स में से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ गए तो आपका पेपर 100% खराब हो जाएगा। इसलिए जो भी टॉपिक्स पढ़ो बिल्कुल तसल्ली से पढ़ो, आराम से पढ़ो और कंप्लीट पढ़ो। उस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उस टॉपिक्स के एक एक पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, तब तो आपका सिलेक्शन श्योर है। नहीं आपने अगर पहले की तरह कुछ छोड़ रहे कुछ पढ़ रहे और बिल्कुल भाग रहे, 2 गुना स्पीड 3 गुना स्पीड में आप वीडियो देख रहे हो तो वो चीजें आपके समझ में आने वाली नहीं है। देखिए अगर आप मेरी क्लास के अंदर बैठे होते, मेरे सामने क्लास के अंदर बैठे रहते तो क्या आप मेरी स्पीड को 2 गुना कर सकते थे क्या? मैं तो जिस स्पीड नॉर्मल स्पीड से पढ़ा रहा हूँ उसी स्पीड से पढ़ा था ना। तो जो बच्चा मेरे सामने बैठ के पढ़ता तो वो मेरी नॉर्मल स्पीड से पढ़ता और मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो उसी स्पीड से ले रहा हूँ, ताकि बच्चा अगर मेरे सामने बैठकर भी पढ़े तो भी उसके वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं वीडियो की लंबाई को कम करने के लिए, वीडियो को जल्दी करने के लिए अपन बिल्कुल स्पीड में जल्दी जल्दी पढ़ाए, ऐसा अपना कोई सिस्टम से नहीं है। अपन बिल्कुल एक एक टॉपिक्स को बिल्कुल आराम से करेंगे और समझते हुए करेंगे अपना। अगर मैं चाहता तो ये 5 लाइनें, ये 5 या 6 लाइनें वो मैं आपको बिल्कुल समझाकर बिना समझाए डायरेक्ट बोर्ड पे लिख देता और डायरेक्ट बोर्ड पे लिख देता भाई परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है, व्यास ये होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा होता है और डायरेक्ट लिख दिया, आपने उतार लिया, आपका काम कंप्लीट। लेकिन जब आपके ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है कि परमाणु की संरचना कहाँ, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे घूमते हैं, कैसे होता है, वो चीजें जब तक आपके दिमाग में से क्लियर नहीं होगी तब तक वो चीजें आपके समझ में आने नहीं वाली। अगर मैंने आपको एक एनिमेशन के माध्यम से आपको ये समझाई तो अब वो डायग्राम आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि सर ने अपन को एक ऐसा डायग्राम बताया था, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें घूम रही थी और उन्होंने बताया था कि जो घूम रही है वो इलेक्ट्रॉन है और जो बीच में रखे हुए हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो वो चीजें आपके लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये परमाणु की संरचना का जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला जो हमारा टॉपिक्स आएगा वो आएगा आपका आवेश चार्ज से रिलेटेड। आवेश वाला टॉपिक है आपके, ऐसा टॉपिक्स है ये मान लो कि आवेश वाले टॉपिक्स के अंदर से तो आपकी एग्जाम्स के अंदर इतने सारे न्यूमेरिकल और इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं कि उनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि ये छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या। देखिए अभी थोड़ी ये टॉपिक्स कंप्लीट करते ही मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, है ना। तो अब बात करते हैं क्या अपन आवेश। लेकिन आवेश क्या होता है, आवेश क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखिए आवेश को समझने से पहले अपन को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन 3 चीजों को भी समझना पड़ेगा, तभी जाके हमारा आवेश का टॉपिक है वो क्लियर होगा। क्योंकि यदि हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है तो वो चीजें फिर बाद में वहां पर अपना न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहले अपन क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। किसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए परमाणु के अंदर कितने कण थे, तो परमाणु के अंदर 3 कण होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये सब चीजें अपन को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का नाम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो की थी भैया जे थॉमसन ने। किसने की थी भैया, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने कौन से कण की खोज की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की क्या की है, खोज की है। अब जे थॉमसन ने हमको ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है आपका, ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात
माइनस का 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। फिर क्या होता है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर बात थी कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्या इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, उस आवेश का मान कितना होता है, तो माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। खोजकर्ता हो गया, आवेश हो गया, आपका आवेश का मान हो गया, और इसका क्या हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया, द्रव्यमान। ऐसे कैसे आपको क्या याद रखना है, आपको प्रोटॉन के बारे में लिखना है। किसके बारे में, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन भी क्या है, यह भी परमाणु का क्या है, बिल्कुल छोटा कण है। परमाणु का एक छोटा सा क्या होता है, आपका कण होता है। प्रोटॉन की जो खोज करता है, क्या प्रोटॉन का खोज करता, तो प्रोटॉन का खोज करता है भैया गोल्डस्टीन। कौन है आपका, गोल्डस्टीन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, वह प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, उसका मान कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो ये प्रोटॉन पर क्या है, आवेश का मान है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान और प्रोटॉन पर आवेश का मान संख्या के रूप में बराबर होता है। यहाँ पर संख्या देखिए 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, यहाँ पर भी संख्या है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखोगे कि परमाणु में क्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा प्रोटॉन का आवेश तथा प्रोटॉन का आवेश बराबर रहता है, बराबर रहता है। किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, बराबर। लेकिन फर्क क्या होता है, इसके चिन्ह में होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के आगे माइनस का चिन्ह होगा, प्रोटॉन के आवेश के आगे प्लस का चिन्ह होगा। इस चिन्ह को देख के ही आप इसमें कंपेयर कर पाएंगे कि ये जो मान दे रखा है वो प्रोटॉन का मान है या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। अगर माइनस दिख जाए तो वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, अगर प्लस दिख जाए तो वो प्रोटॉन का आवेश होगा। फिर दूसरा आता है प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है भैया 6.1 इंटू 10 की पावर, सॉरी 1.6, कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, 7 और लगा सकते हो, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है, आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। जबकि यहाँ पर कितना था, 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम है, और यहाँ पर क्या है, 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम है। अब इन दोनों में से छोटी संख्या कौन होगा, तो जिसकी घात बड़ी होगी माइनस में जिसकी घात बड़ी होगी उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से भी क्या होता है, कम होता है। इस कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से सबसे हल्का जो कण होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आप क्या लिखोगे, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर लिखोगे सबसे हल्का कण, क्या, परमाणु का सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कण। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
इन तीनों में से भी सबसे कम वजन किसका है? आपका इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर द्रव्यमान आपको दे रखा है किलोग्राम में। अब किलोग्राम में ना देके एग्जामिनर आपको ग्राम में भी दे सकता है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किलो को क्या करते हैं, 1000 से क्या करते हैं अपन, गुणा। 1000 का मतलब होता है 10 की घात क्या हो गया, 3। यहां पर भी मैं इसको 10 की घात 3 से क्या कर दूंगा, गुणा। अब ये घात प्लस में, ये घात माइनस में, आधार दोनों का समान है। आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। बताइए -31 प्लस का 3, -31 में प्लस का 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का 28 ग्राम। क्योंकि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और 31 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 28 में। तो आपको वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। एक वैल्यू आपको किलो में भी मिल सकती है, ग्राम में भी मिल सकती है। ऐसे कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर -27 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। कितना हो जाएगा, -24 ग्राम। ये क्या हो गया आपका, प्रोटॉन का क्या हो गया, द्रव्यमान। फिर यहाँ पर एक और आता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुणा, 1845 गुणा क्या होता है आपका, भारी होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1845 गुना क्या होता है आपका, भारी होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब तीसरा वाला है वो क्या है आपका, न्यूट्रॉन है। तीसरा क्या है आपका, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी क्या है आपका, परमाणु का ही एक छोटा सा छोटा कण होता है। ये भी परमाणु के अंदर ही होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन पर क्या होता है, न्यूट्रॉन का जो खोज करता था, क्या, न्यूट्रॉन का खोज करता कौन था, तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। तो जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की क्या की है, आपके खोज की है। फिर बात करें कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन क्या रहता है, आवेश रहित होता है। आवेश रहित का मतलब ना तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना तो इसके ऊपर धन आवेश होता है, और ना ही इसके ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो ना तो धनावेश है ना ऋण आवेश है, तो ये क्या होता है आपका, आवेश रहित यानी कि उदासीन होता है। आवेश रहित को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, उदासीन भी लिख सकते हैं। फिर आवेश रहित है, उदासीन है, तो आवेश का मान कितना होगा, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा आपका, 0, यानी कि क्या होगा आपका, 0 होगा। फिर न्यूट्रॉन के अगर द्रव्यमान की बात करें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है क्या, प्रोटॉन के द्रव्यमान के। लगभग किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है आपका, बराबर होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है आपका, 1.67। अब न्यूट्रॉन के अंदर क्या लगा देते हैं, एक 4 और आ जाता है, गुना हो जाएगा 10 की पावर 27 किलोग्राम। और इसको यदि ग्राम में बदला तो क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोटॉन का क्या हो जाएगा, आपका द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके बोर्ड में आपके सामने। अगर इनमें से कोई सा भी टॉपिक्स, कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट्स करके आप मेरे को बता सकते हो। मैं अगले वीडियो के अंदर पहले उस टॉपिक्स को क्लियर करवाऊंगा, फिर बाद में ही अपन नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज करता था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, उस पर आवेश का जो मान होता है माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। अगर इस द्रव्यमान को मैं ग्राम में बदलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -28 किलो
सॉरी 8 ग्राम। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु का सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से सबसे हल्का कण कौन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या खोज करता था, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, आवेश का मान प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। फिर इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम होते हैं। और यदि किलोग्राम को यदि मैं ग्राम में बदलूंगा तो हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, तो 1845 गुना भारी होता है। फिर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, और द्रव्यमान का मान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम या फिर 1.67 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के तीनों टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं अपन क्या, आवेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, आवेश। देखिए क्या, आवेश, आवेश यानी कि चार्ज। देखिए जो आवेश होता है उस आवेश को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आवेश को अपन क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या, आवेश, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश के कारण क्या होता है, आवेश के कारण ही प्रत्येक वस्तु में सॉरी, वो क्या है कि कैमरे की बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से वीडियो बंद हो गया था। तो देखिए क्या है, आवेश के कारण क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में क्या होता है आपका, आकर्षण व प्रतिकर्षण। प्रत्येक वस्तु में क्या होता है आपका, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल लगता है। आवेश के कारण ही क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किसके कारण लगता है, आवेश के कारण ही लगता है। फिर आपसे पूछा जाता है, एक कूलाम आवेश में, किसमें, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन आपको ऐसे भी मिल सकता है, इसी को कैसे बना के लिख सकता है वो, इसी को ऐसे लिख सकता है 625, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 100 से मतलब 10⁻2, 10⁻2 से 18 में घटाएंगे तो कितनी बच जाएगी 16, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10⁻16 इलेक्ट्रॉन अगर बिगर दशमलव के, तो 625 गुणा 10⁻16। और कैसे लिख सकता है एग्जामिनर, और ऐसे भी लिख सकता है इसको, 6.25 की जगह अगर इसको वो लिख दे 62.5, कितना लिख दे 62.5, तो गुणा, अब यहाँ पर पॉइंट इधर खिसक गया तो घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
यानी कि 10 की घात 19 क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये क्या है, आपके एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या है, संख्या। अब कूलाम कूलाम आ रहा है ना, तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, कूलाम होता है। और कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, सी से। फिर आता है आवेश का सूत्र क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है वो है आपका क्या, Q बराबर क्या होता है, N इंटू क्या होता है आपका, E होता है। Q बराबर N इंटू क्या होता है, E। यहां पर N बराबर क्या, यहां पर N बराबर है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन बराबर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई बराबर क्या है, तो ई बराबर है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। क्या, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान वो क्या है आपका, ई है। क्या है, ई। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, आवेश का। आवेश का फॉर्मूला हो गया क्यू बराबर क्या हो गया, एन ई। एन बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई बराबर है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब पहले अपन उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करें, या फिर एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं अपन विद्युत धारा की, फिर आवेश और विद्युत धारा दोनों के न्यूमेरिकल अपन क्या कर लेंगे, साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए विद्युत धारा की परिभाषा भी यहीं से बनती है कि आवेश का जो प्रवाह होती है, आवेश के प्रवाह की दर को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यहीं पर लिख देता हूं। सॉरी, देखिए आज क्या कैमरे की बैटरी थोड़ी डाउन है, इस वजह से आज के वीडियो को अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और जो आवेश और जो आपके आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।